हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़ुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। और ये जो चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और ये लेक्चर नंबर 13 एंड इट इज़ लास्ट लेक्चर फ्रॉम दिस चैप्टर, लेक्चर नंबर 13। अभी तक 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ये है लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 13। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अलावा एक और जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेक्चर नंबर 1 से देखेंगे आप तो आपको ज़्यादा अच्छा से बेटर समझ में आएगा सब कुछ। और नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर लें। नोट्स के लिए ये जो नोट्स आपको दिख रहा है वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्मेट में। और इस लेक्चर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने पहले से यहाँ पर लिख रखा है कि एवरीथिंग इज़ फ्री हियर। मतलब कि टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, नोट सब कुछ फ्री है, एवरीथिंग फ्री, सब लोग पढ़ सकें। ठीक है, और हर लेक्चर से जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए और सिलेबस से कंटिन्यू रखिए। अगर आप लेट से ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि सिलेबस बहुत बड़ा है, लगे कि पहाड़ जैसा सिलेबस हो गया है और को ख़त्म करना है, बहुत मुश्किल लगेगा। अभी स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते बूंद बूंद तालाब भर जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज का और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो देखिए यहाँ पे इस फिगर में ये एनिमल सेल है और यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल दिख रहा है। अभी सेंट्रियोल के बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सेंट्रियोल है। ठीक है, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम के बारे में बात करेंगे आज। सेंट्रोसोम इज एन सेल ऑर्गेनली यूजुअली कॉन्टेनिंग 2 cylindrical स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक तरह से सेंट्रियोल ही सेल ऑर्गेनली है। ठीक है, जब दोनों सेल ऑर्गेनली सेंट्रियोल्स जो है, दोनों सेंट्रियोल्स है, ये और ये क्या है, सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनली है। जब दोनों सेंट्रियोल जो है एक साथ टुगेदर रहता है, क्या रहता है, एक साथ रहता है टुगेदर। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है एमॉर्फस स्ट्रक्चर। तो उस एमॉर्फस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम एक एमॉर्फस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 सेल ऑर्गेनली है। कौन सी, मतलब कि एक सेल ऑर्गेनली है सेंट्रियोल, एक ये सेंट्रियोल और एक ये सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये सेंट्रोसोम है जो कि एमॉर्फस स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और इसके अंदर 2 सेल ऑर्गेनली है, मतलब दोनों सेंट्रियोल ही है, ये भी सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल। ठीक है, आया समझ में। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। मतलब सेंट्रियोल जो है एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, और दोनों सेंट्रियोल को टुगेदर हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, बोथ सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। देखिए, दोनों सेंट्रियोल जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये इधर है और ये वाला ऐसे है, 90 डिग्री पे ऐसे है। दोनों सेंट्रियोल क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक कार्ट व्हील की तरह होता है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम सेंट्रियोल के, अगर तो सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रियोल जो है 9 पेरिफेरल फाइब्रिल से बना है। अब ये पेरिफेरल फाइब्रिल क्या होता है मैंने आपको बताया था, जैसे पिछले वाले लेक्चर में जैसे सीलिया फ्लैजिला मैंने पढ़ाया था आपको। तो पेरिफेरल फाइब्रिल क्या होता है, सेंट्रल फाइब्रिल क्या होता है, सब आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो है 9 पेरिफेरल फाइब्रिल से बना है। ठीक है, और ये हर एक पेरिफेरल फाइब्रिल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। ठीक है, ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट, द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड।
हर एक पेरिफेरल फाइब्रिल जो होता है ट्रिपलेट के फॉर्म में है, ट्रिपलेट के फॉर्म में ऐसे हर एक पेरिफेरल फाइब्रिल, ये ट्रिपलेट मिलके एक पेरिफेरल फाइब्रिल कहला रहा है। हर एक पेरिफेरल फाइब्रिल ट्रिपलेट के फॉर्म में है, ठीक है। और हर पेरिफेरल फाइब्रिल, हर ट्रिपलेट अगल बगल के ट्रिपलेट से भी कनेक्टेड है, ज्वाइंट है। मैं आपको दिखाता हूँ फिगर, देखिए देखिए दिख रहा है ट्रिपलेट के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिखा, 9 तो है ना, 9 पेरिफेरल फाइब्रिल है और ट्रिपलेट के फॉर्म में है, देख रहे हैं 1 2 3 ट्रिपलेट के फॉर्म में 9 पेरिफेरल फाइब्रिल, ठीक है। और ये पेरिफेरल फाइब्रिल खुद में भी एक दूसरे से कनेक्ट, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट यहाँ देखिए ज्वाइंट है, दिख रहा है, देखिए ज्वाइंट है, ये हर पेरिफेरल फाइब्रिल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब, which is connected with the tubules of peripheral triplet by radial spoke made of protein। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, देखिए। तो सेंट्रियोल का जो सेंट्रल हिस्सा जो है, ये देखिए जो सेंट्रल वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या है, प्रोटीन भरा हुआ है, ठीक है। जो हिस्सा है इसमें क्या भरा हुआ है, ये जो हॉलो स्पेस जो दिख रहा है, असल में ये हॉलो नहीं है, यहाँ पे प्रोटीन भरा हुआ है, प्रोटीनियस रीजन है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं, HUB, हब बोलते हैं इस रीजन को, ठीक है। और इस हब से, ये हब जो है, ये प्रोटीनेसिस रीजन जो है, क्या है कि हर एक पेरिफेरल फाइब्रिल से कनेक्टेड है रेडियल स्पोक की मदद से, देखिए इस तरह से, इस ट्रिपलेट से कनेक्ट हुआ, इस ट्रिपलेट से कनेक्ट, इस ट्रिपलेट से, इस ट्रिपलेट से, इस ट्रिपलेट से, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से, 9 रेडियल स्पोक, 9 पेरिफेरल फाइब्रिल से कनेक्टेड, ठीक है। तो हब कनेक्टेड है 9 पेरिफेरल फाइब्रिल से रेडियल स्पोक के जरिए। आ रहा समझ में दोस्तों, देखिए रेडियल स्पोक की मदद से, और ये रेडियल स्पोक भी प्रोटीन से बना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। The centrioles form the basal body of cilia and or flagella and spindle fibers which give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell। Important point, देखिए मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में सिलिया और फ्लैजेला के बारे में। सिलिया और फ्लैजेला का डिफरेंट पार्ट के बारे में बताया था कि बसल बॉडी होता है, रूटलेट्स होता है, ये सब और भी बहुत से पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं सिलिया और फ्लैजेला के। तो जो बसल बॉडी जो होता है सिलिया और फ्लैजेला का और स्पिंडल फाइबर का, वो क्या है कि सेंट्रियोल से ही बना होता है। किससे बना, सेंट्रियोल से बना होता है, ठीक है, ठीक है। और इस सेंट्रियोल से क्या होता है, सेंट्रियोल से निकलता है स्पिंडल फाइबर। क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या है, स्पिंडल फाइबर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि बाहर निकल रहा है सेंट्रियोल से, ठीक है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। जब वैसा वैसा बहुत सारा स्पिंडल फाइबर एक साथ होता है उसको हम बोलते हैं स्पिंडल एपैरेटस। तो सेंट्रियोल बसल बॉडी फॉर्म करता है सिलिया और फ्लैजेला का और स्पिंडल फाइबर का भी। और स्पिंडल फाइबर, ठीक है, जो कहाँ से निकलते हैं, सेंट्रियोल से निकलते हैं और स्पिंडल एपैरेटस फॉर्म करते हैं जब सेल का डिवीज़न होता है एनिमल सेल में, ठीक है। आ रहा समझ में, नहीं समझ में आता कुछ भी तो बोल दो यार कमेंट करके कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनली was first described by Robert Brown as early as 1831। न्यूक्लियस जो है एक सेल ऑर्गेनली के फॉर्म में, मतलब कि न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने, डिस्क्राइब किया, डिस्कवर किया, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया 1831 में, ठीक है। बाद में मटेरियल जो है न्यूक्लियस का उसको स्टेन किया गया। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसकी स्टेनिंग की गई बेसिक डाई की मदद से, ठीक है। तो जो उसमें मटेरियल देखने मिला उस मटेरियल का नाम रखा गया क्रोमेटिन।
तो न्यूक्लियस को जब न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको स्टेनिंग की गई, तो न्यूक्लियस के अंदर हम लोग को कुछ मटेरियल देखने मिले, जिस मटेरियल का नाम रखा गया क्रोमैटिन। किसने ये नाम रखा? फ्लेमिंग ने। द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स and one or more spherical body is called the nucleolus। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर, इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस जब डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, जब सेल इंटरफेस में होता है। अब ये इंटरफेस वगैरह क्या है, तो मैं जो अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है इंटरफेस के बारे में, तो आपको पता होगा। देखिए इंटरफेस न्यूक्लियस क्या होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, डिवाइड होने के लिए तैयारी कर रही होती है, डिवीजन की तैयारी कर रही होती है, तो उस वक्त सेल को कहते हैं कि सेल इंटरफेस में है, और न्यूक्लियस को बोलेंगे इंटरफेस न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है। तो इंटरफेस में जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसमें हम लोग को न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर देखने मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, एक्सटेंडेड फैले हुए अमाउंट में, और उस न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर को हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर क्रोमैटिन क्या है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था जस्ट लेक्चर नंबर 3 में, सेल साइकिल सेल डिवीजन के लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको पढ़ाया क्रोमैटिन के बारे में। देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन क्या था, न्यूक्लियो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए को बताया जा रहा है। प्रोटीन यहाँ पे कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, मतलब डीएनए के थ्रेड में जो हिस्टोन प्रोटीन जुड़ता है तो उस डीएनए थ्रेड को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, तो इंटरफेस न्यूक्लियस में हम लोग को देखने मिलता है क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और भी स्फेरिकल बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, काफ़ी एक्सटेंडेड अमाउंट में देखने मिलता है, काफ़ी फैला हुआ, थोड़ा बड़ा साइज में देखने मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट nuclear envelope which consists of two parallel membrane with a space between 10 to 50 nanometer and perinuclear space called the perinuclear space। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। देखिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया न्यूक्लियर इन्वेलप पे, न्यूक्लियर इन्वेलप को मतलब कि देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो ये देखा गया कि न्यूक्लियर इन्वेलप में दो मेम्ब्रेन देखने मिलती है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिलती है न्यूक्लियर इन्वेलप में। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक आउटर एक इनर, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो 10 to 50 नैनोमीटर, 10 से 50 नैनोमीटर का होता है, और इस स्पेस को हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm। तो ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो दिख रहा है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है। मान लो कि इस स्पेस के इधर न्यूक्लियस है और इधर साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस का मटेरियल और साइटोप्लाज्म का मटेरियल कांटेक्ट में नहीं है, दोनों के बीच में एक बैरियर है, एक स्पेस है। वो स्पेस क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आया समझ में? देखो दोस्त, बोर नहीं होने का, बोर हो जाओगे तो पढ़ाई कैसे करोगे फिर? 20-30 मिनट का लेक्चर है, देख लो। ये लेक्चर नहीं देख पाओगे तो फिर एग्ज़ाम में 3 घंटा कैसे बैठोगे? खुद को मोटिवेट रखो, थोड़ा मेहनत करो, दिल लगाओ। मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा ना। चलो इस फिगर पे ध्यान देते हैं हम। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये बीच वाला क्या है, गोल ऐसा, ये है न्यूक्लियोलस। क्या ये न्यूक्लियोलस है? देखिए ये है न्यूक्लियोलस और ये पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेलप में एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये देखिए और क्लियर फिगर थोड़ा। ये पूरा न्यूक्लियस को देख रहे हैं हम, जिसमें ये सेंटर पे छोटा सा बॉल जो दिख रहा है, ये बॉल जो है क्या है, ये है न्यूक्लियोलस।
हाँ, नोट्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर दीजिए, सब नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, मुझे बताएं कि मैं आपका ये स्टूडेंट हूँ। आपका नाम अपना दे दीजिएगा मुझे, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और बताइए कि आपने कौन सा लेक्चर देखा है। जो लेक्चर देखा मैं आपका नोट्स, उस लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। जब भी लेक्चर आएगा आप मुझे लेक्चर नंबर बता दीजिए, मैं उस लेक्चर का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bear ribosome on it. Important point यहाँ पर देखिए, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन क्या है, डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस का, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, सटा होता है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं फिगर। देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए सटा हुआ है ना, बाउंड्री। तो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है और उस पर राइबोसोम भी देखने मिलते हैं हम लोग को। ठीक है, एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स which are formed by the fusion of its two membrane called nuclear pore. Important point, देखिए इस फिगर में, ध्यान सुनिए मेरी बात को। न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ पे फ्यूज हुआ है, वहाँ वहाँ पे मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे होल, पोर बन गए हैं। देखिए ये यहाँ पे सब पोर है, न्यूक्लियर पोर, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। आया समझ में? तो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ पे फ्यूज़ किया है, वहाँ पे छोटे छोटे पोर बन गए हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियर पोर के जरिए आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो उसका मूवमेंट होता है। मतलब कि साइटोप्लाज्म से आरएनए और प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा न्यूक्लियर पोर के ज़रिए, या न्यूक्लियस से बाहर मूव करेगा आरएनए प्रोटीन न्यूक्लियर पोर के ज़रिए। मतलब आरएनए प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर भी आ सकता है और न्यूक्लियस से बाहर भी जा सकता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक्सचेंज हो सकता है आरएनए प्रोटीन का इस न्यूक्लियर पोर के जरिए। ठीक है, नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। तो ध्यान से सुनिए, अगर नॉर्मल सेल की बात करें तो हर एक नॉर्मल सेल में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन बहुत कभी कभी हम लोग को वेरिएशन देखने मिल सकता है न्यूक्लियोलस के नंबर में। न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियोलस की बात कर रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं, सॉरी ये न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान सुनिए, कभी कभी हम लोग को एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने मिल सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस, एक अकेला। न्यूक्लियोलाई प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, एग्जाम्पल एरियोसाइट ऑफ एनी मैमल्स ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल ऑफ वास्कुलर प्लांट। तो कुछ मैच्योर सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस देखने ही नहीं मिलता, जैसे कि एरिथ्रोसाइट में और सीव ट्यूब सेल में, वास्कुलर प्लांट के सीव ट्यूब सेल में और एरिथ्रोसाइट सेल में मैमल्स की। ठीक है, देखिए इस फिगर को, ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, एक न्यूक्लियोलस सिंगल बोलेंगे तो न्यूक्लियोलस, अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस की बात करेंगे तो बोलेंगे न्यूक्लियोलाई। ठीक है, सिर्फ एक न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस बोलेंगे, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की बात करेंगे तो बोलेंगे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई, NUCLEI, न्यूक्लियाई, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, देखिए ये फिगर जो है NCERT का है, ध्यान से देखिए।
ठीक है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट फिगर है। देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस है, जो गैपिंग, जो मैट्रिक्स है, ये पूरा इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। और सारा मटेरियल न्यूक्लियोलस कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस या फिर जो भी मटेरियल है वो सब इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है। देखिए न्यूक्लियोलस, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिल रहा है, फिर न्यूक्लियर पोर छोटा सा यहाँ पे देखने मिल रहा है। ये एनसीईआरटी फिगर ध्यान रखिएगा। ये फिगर जो है ऐसे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए फिगर एग्जाम में आ सकता है आपको पहचानने के लिए। आगे देखिए, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कॉन्टेन न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब कि वही न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का जो गैप है, स्पेस जो है, फ्लूइड मैट्रिक्स जो है न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन देखने हम लोग को मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलाई जो है मतलब न्यूक्लियोलस की बात हो रही है, तो न्यूक्लियोलाई जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो तो कंटेंट जो है न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है वो क्या होता है, मतलब कि न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। देखिए समझिए, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, और बीच में है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियोलस जो है डायरेक्टली क्या है, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके कांटेक्ट में है। नहीं समझ में आया? फिर समझाता हूँ। देखिए मैंने एक गिलास लिया, ठीक, समझ लिया गिलास के अंदर मैंने क्या किया, एक गिलास पानी भर दिया गिलास में। अब मैं गिलास को पकड़ता हूँ, ठीक है, तो वो पानी जो है मेरे उंगली के कांटेक्ट में आ रहा है क्या? मेरे फिंगर कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि गिलास को पकड़ते हैं तो वाटर और मेरे फिंगर के बीच में जो बैरियर है वो क्या है? शीशा है, गिलास का बैरियर आ रहा है ना। लेकिन अब क्या करते हैं, गिलास को रख दिया फ्रिज में, ठीक है, तो पानी क्या हो गया, जम गया, बर्फ़ बन गया। अब उस बर्फ़ को गिलास से बाहर निकालेंगे तो बर्फ़ बिल्कुल गिलास के शेप में बाहर निकलेगा। अब उस बर्फ़ को पकड़ेंगे, उस पानी को पकड़ेंगे, जमे वाटर को, तो वो बर्फ़ जो है क्या होगा, डायरेक्टली मेरे फिंगर के कांटेक्ट में आएगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियोलस के ऊपर। न्यूक्लियोलस डायरेक्टली जो है न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। न्यूक्लियस ये पूरा स्पेस न्यूक्लियोप्लाज्म, अब बीच में है न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। It is a site for active ribosomal RNA synthesis. Larger and more numerous nucleoli are present in cell actively carrying or protein synthesis. तो न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोमल आरएनए मतलब कि आरएनए को बनाता है। ठीक है, जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में लगी हुई है, ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में, उस सेल में न्यूक्लियोलाई का जो अमाउंट है ज़्यादा देखने मिलेगा और साइज भी थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ ए लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। तो इंटरफेज में जो न्यूक्लियस होता है, कौन से फेज में? इंटरफेज में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो लूज होता है। ठीक है, मतलब कि क्रोमैटिन थ्रेड जो है खुला हुआ होता है, इस तरह कॉइलिंग फॉर्म में नहीं होता है। कैसा होता है? इस तरह होता है, खुला हुआ। ठीक है, इंटरफेज में जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है वो लूज होता है, इनडिस्टिंक्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, क्रोमैटिन contain DNA and some basic protein called histones and some non-histone protein and also RNA। तो क्रोमैटिन थ्रेड किससे बना है? डीएनए और प्रोटीन। वो प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। तो मेनली क्रोमैटिन जो कंटेन करता है डीएनए थ्रेड
और हिस्टोन प्रोटीन मेन। उसके अलावा अगर बात करें तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी और आरएनए मॉलिक्यूल भी हम लोग को देखने मिल सकता है क्रोमैटिन में। ठीक है, तो ये देखिए फिगर, बहुत अच्छा फिगर है ये, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा फिगर है ये। पेट फोटो है ये, सब पेट फिगर है ये। देखिए ये न्यूक्लियस है पूरा, एक मिनट, देखिए ये पूरा क्या है, न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या देखने मिला हम लोग को, ये देखिए ये एक डीएनए थ्रेड है। अब इस डीएनए थ्रेड में अगर ऐसे प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा हुआ होगा तो इस डीएनए थ्रेड को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोमैटिन बोलेंगे। देखिए ये पोर दिख रहा है, इसी पोर के जरिए साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है पूरा, साइटोप्लाज्म में कोई मटेरियल इस पोर के जरिए एंटर कर जाएगा सेल में। ठीक है, ध्यान से देख लो इस फिगर को। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among 46 23 pair chromosome। Important point, देखिए ह्यूमन बींग का एक सेल ले, अगर एक सिंगल सेल की बात करें हम लोग, ह्यूमन बींग के एक सिंगल सेल में जो डीएनए है, उस डीएनए थ्रेड का जो लंबाई है वो है अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर। ठीक है, तो डीएनए थ्रेड जो ह्यूमन बींग के सेल में वो 2 मीटर लंबा होता है। ठीक है, और उस 2 मीटर डीएनए थ्रेड में, 2 मीटर लंबे डीएनए थ्रेड में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल essentially has a primary constriction or the centromere on the side of which this shape structure called kinetochore are present। तो हर एक क्रोमोसोम, अगर किसी क्रोमोसोम को देखना है तो क्रोमोसोम जो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जब सेल डिवाइड कर रही होगी तब दिखेगा। ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप सेल को देखें तो अगर सेल डिवाइड कर रही होगी तो उस वक्त सेल के अंदर क्रोमोसोम हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं क्रोमोसोम में हम लोग को सेंट्रोमेयर देखने मिलता है, मतलब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन देखने। कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, कोई भी हिस्सा जो नैरो हो रहा है, देखिए ऐसा कोई हिस्सा नैरो हो रहा है। चलो मैं समझाता हूँ फिर से, देखिए तो यहाँ पे देखिए ये हिस्सा थोड़ा ज़्यादा नैरो है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन। अब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, स्केलिंग कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, उसकी बात करते हैं। देखिए ये मान लीजिए क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड है, ये क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड है। दोनों क्रोमेटिड जो होता है मिडिल हिस्सा में एक दूसरे से फ्यूज हो जाता है, तो ऐसा दिखता है। ऐसा, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज हो गया, तो इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमेयर। दोनों क्रोमेटिड जहाँ पे फ्यूज है, यहाँ पे फ्यूज है, इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और ये क्या है, नैरो हिस्सा है क्रोमोसोम का, है ना नैरो, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो सेंट्रोमेयर ही प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है। अब दिखाता हूँ फिगर फ्यूज होने बाद कैसा दिखता है। देखिए फ्यूज हो गया तो ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, तो इस हिस्से को बोलेंगे सेंट्रोमेयर। क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम का ये हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर है। तो ये क्रोमेटिड है पूरा और ये क्रोमेटिड है जो कि इस जगह पे फ्यूज है, इससे फ्यूज वाली जगह को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर, और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, काइनेटोकोर की बात कर रहा है। तो सेंट्रोमेयर के साइड में यहाँ पे एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। इस डिस्क शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर्स। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर्स। आया समझ में? ये देखिए एनसीईआरटी का फिगर है और ये फिगर आपको एग्जाम में आएगा, कोई फिगर एग्जाम में आएगा तो ये आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए काइनेटोकोर दिख रहा है हमको सेंट्रोमेयर के साइड में। ये देखिए और अच्छी फिगर है क्रोमोसोम की। ये क्या है, सेंट्रोमेयर है, यहाँ पे होगा काइनेटोकोर, यहाँ पे होगा काइनेटोकोर। ये बीच वाला हिस्सा जो फ्यूज वाला हिस्सा क्या है,
सेंट्रोमेयर। आगे आते हैं। सेंट्रोमेयर होल्ड्स टू क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। तो सेंट्रोमेयर जो है दोनों क्रोमेटिड को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को आपस में होल्ड करके रखता है। अब सेंट्रोमेयर के पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेंट्रोमेयर के पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम को 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? अगर फ्यूजन जो है, मतलब सेंट्रोमेयर का फॉर्मेशन जो है एकदम क्रोमोसोम के बीच में है, देखिए यहाँ पे एकदम बीच में सेंट्रोमेयर, मतलब इधर वाला आर्म और इधर वाला दोनों आर्म बराबर है। ये दोनों आर्म और ये दोनों आर्म बिल्कुल बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि सेंट्रोमेयर में बिल्कुल बीच में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। फिर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। दूसरी बात करें सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के बारे में। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि सेंट्रोमेयर जो होता है एकदम सेंटर से थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है, इस तरह से कि ये दोनों आर्म थोड़ी छोटी हो जाती है और ये दोनों आर्म बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड forming one extremely short and one very longer arm, whereas the telocentric chromosome as a terminal centromere। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है वो एंड पॉइंट की, इस एंड पॉइंट के नज़दीक है, यहाँ पर है, एंड पॉइंट पे नहीं है, एंड पॉइंट के नज़दीक है। इस तरह से नज़दीक है कि ये आर्म बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है और ये आर्म काफ़ी बड़ी हो गई है एक्रोसेंट्रिक में, ठीक है। लेकिन टेलोसेंट्रिक की बात करें तो टेलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पॉइंट के पास होता है, देखिए एकदम एंड पॉइंट के पास है। और इस तरह से है कि ये आर्म बहुत ही छोटी है और दूसरी आर्म बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये है टेलोसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमेयर एकदम एंड पॉइंट के पास होता है। एक्रोसेंट्रिक में एंड पॉइंट से बस थोड़ा दूर होता है, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म थोड़ी छोटी होती है, एक आर्म थोड़ी बड़ी होती है। और मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म इधर की या दोनों आर्म इधर की बराबर होती है, ठीक है। समटाइम्स ए फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट ए कांस्टेंट लोकेशन। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर, कुछ क्रोमोसोम में क्या होता है, जब क्रोमोसोम की स्टेनिंग करते हैं तो क्रोमोसोम का एक हिस्सा स्टेन नहीं हो पाता है, ठीक है। उस हिस्से को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? नैरो पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहाँ पे है? यहाँ पे है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। एक मिनट देखिए, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब स्टेनिंग करते हैं क्रोमोसोम की तो क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा जो होता है स्टेन नहीं होता है, इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये हिस्सा क्या है? सेंट्रोमेयर वाला प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग सैटेलाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, सैटेलाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोबॉडीज के बारे में बात करें। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट contain various enzyme आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो बहुत सारा वेसाइकल है छोटा छोटा जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, उस वेसाइकल को बोलते हैं हम लोग माइक्रोबॉडीज। और इस वेसाइकल में, इस माइक्रोबॉडीज में एंजाइम देखने मिलते हैं, ठीक है। और ये माइक्रोबॉडीज प्लांट में भी और एनिमल दोनों में
देखने मिलता है, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ दोस्तों। क्वेश्चन सॉल्व करें जा करके टेलीग्राम पे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे हम लोग। और सेल साइकिल सेल डिज़ाइन वाला चैप्टर चल रहा है, उसको कंटिन्यू करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।